दोस्तों, मधु चुपके से राजू की अलमारी के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांपते हुए अलमारी के ताले को खोल रही थीं। जहां राजू ने उसे कभी हाथ लगाने से मना किया था, कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक पुरानी फाइल उसके हाथ लगी। उसने उसे खोला और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। कागज पर लिखा था एक ऐसा सच जो 4 साल से उसकी जिंदगी को झूठ की नींव पर खड़ा किए हुए था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और मधु की आंखों में आंसू के साथ साथ एक नया गुस्सा जाग उठा। क्या था उस फाइल में और अब मधु क्या करने वाली थी? दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखें और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सुबह का वक्त था। देहरादून की एक चमकती दमकती RK राव कंपनी के ऑफिस में मधु शर्मा अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, जैसे कोई संगीतकार पियानो पर कोई जटिल राग बजा रहा हो। स्क्रीन पर कोड की लाइनें उभर रही थीं और मधु की आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब आप अपने सपनों को सच होते देखते हैं। मधु 25 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी में सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारियों में से एक थी। उसने एक नया एल्गोरिदम डिजाइन किया था जो कंपनी के मोबाइल ऐप को 20% तेज करने वाला था। आज उसकी प्रस्तुति थी और वह उत्साह से भरी थी। मधु तैयार हो राजू, उसका सहकर्मी, मुस्कुराते हुए उसके क्यूबिकल में आया। राजू एक सीनियर डेवलपर मधु का मेंटर था। पिछले 1 साल में उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। राजू की हंसी और उसका मधु के काम को सराहने का तरीका उसे हमेशा प्रेरित करता था। हाँ राजू, आज तो मैं बॉस को चौंका दूंगी, मधु ने आत्मविश्वास से कहा। प्रस्तुति शानदार रही। मधु के एल्गोरिदम को पूरे बोर्ड ने सराहा और उसे प्रोजेक्ट लीड बनाने की बात चली। ऑफिस से निकलते वक्त राजू ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। कॉफी शॉप की गर्माहट और कॉफी की खुशबू के बीच राजू ने कहा, मधु तुम सचमुच कमाल हो, तुम्हारी तरह कोड लिखने वाला मैंने कम ही देखा है। मधु ने शर्माते हुए जवाब दिया, अरे बस करो, तुम भी तो कम नहीं हो। उसी शाम राजू ने मधु शर्मा से अपने दिल की बात कही। मधु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? मधु की आंखें चमक उठी। उसने हाँ कह दिया। दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी और 5 महीने बाद मधु और राजू की शादी हो गई। यह एक अरेंज कम लव मैरिज थी। दोनों का प्यार था, लेकिन परिवारों की सहमति ने इसे औपचारिक रूप दिया। शादी के बाद मधु राजू के साथ गोवा में उनके पारिवारिक घर में आ गई। राजू का परिवार पारंपरिक था। सुनीता राजू की माँ घर की मुखिया थी। उनकी छोटी बहन अंजू कॉलेज में पढ़ती थी और छोटा भाई सुदेश अभी नौकरी की तलाश में था। उनकी सख्ती और उनकी पारंपरिक सोच घर में साफ दिखती थी। मधु ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि सुनीता का मानना था कि घर की बहू को घर संभालना चाहिए। मधु ने राजू से इस बारे में बात की, लेकिन राजू ने कहा, मधु शर्मा को थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हें पसंद करने लगेंगी। मधु ने पूरी कोशिश की। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, सुनीता के लिए उनकी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाती और अंजू की पढ़ाई में मदद करती। लेकिन सुनीता को कुछ भी पसंद नहीं आता था। यह चाय में इलायची क्यों नहीं डाली, या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, जैसे ताने आम थे। अंजू भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती और सुदेश ज्यादातर चुप रहता। मधु को लगता कि वह इस घर में एक अनजान भी है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। राजू शुरू में मधु का साथ देता। रात को जब घर शांत हो जाता, वो मधु को गले लगाकर कहता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मधु को उसकी बातों से सुकून मिलता। वह सोचती कि राजू का प्यार ही उसका सहारा है, लेकिन धीरे धीरे परिवार का दबाव बढ़ने लगा। शादी के 1 साल बाद सुनीता ने बच्चे की बात शुरू कर दी। मधु, अब तो तुम्हें माँ बन जाना चाहिए, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाना है। मधु और राजू ने कोशिश की, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं आई। सुनीता जी के ताने अब और तीखे हो गए। क्या फायदा ऐसी बहू का जो खानदान को वंश ना दे सके? मधु को यह सुनकर हर बार दिल में चुभन होती। वह रात को चुपके से रोती, लेकिन राजू को कुछ नहीं बताती। राजू ने कहा, मधु, माँ को बस बच्चे की चाहत है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मधु को लगने लगा कि राजू की बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। शादी के 4थे साल में सुनीता जी ने राजू पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू किया। राजू, अब बहुत हो गया, हमें अपने खानदान का वारिस चाहिए, यह बात हमें क्या देगी? मधु को बात शब्द सुनकर हर बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके दिल में चाकू घूम रहा हो। वो खुद को दोषी मानने लगी।
क्या सचमुच उसमें कोई कमी थी? क्या वो माँ नहीं बन सकती थी? राजू ने अपनी माँ का विरोध किया। माँ, मैं मधु को नहीं छोड़ूंगा। अगर बच्चा नहीं हो सकता तो हम गोद ले लेंगे। लेकिन सुनीता टस से मस ना हुई। गोद लिया बच्चा? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। तुझे दूसरी शादी करनी होगी। राजू चुप हो जाता और मधु को लगता कि वह उसका साथ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक खालीपन बढ़ रहा था। इसी बीच सुदेश की शादी नेहा से हो गई। नेहा एक हंसमुख और साधारण लड़की थी जो जल्दी ही सुनीता की चहेती बन गई। शादी के कुछ महीनों बाद नेहा ने खुशखबरी सुनाई, वह गर्भवती थी। सुनीता जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन मधु के लिए यह खुशी एक नया दुख लेकर आई। वो अपने देवरानी के बच्चे को देखकर खुश होती, लेकिन सुनीता उसे बच्चे के पास भी नहीं जाने देती थी। तू दूर रह, नेहा पर तेरा साया नहीं पड़ना चाहिए। मधु चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और आंखें नम हो जाती। एक दिन मधु ने राजू से पूछा, क्या मैं सचमुच मां नहीं बन सकती? राजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मधु से डॉक्टर ने कहा कि तुम में कुछ कमी है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मधु ने राजू पर भरोसा किया। उसने कभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसे राजू की बात ही सच लगती थी। लेकिन उसके मन में एक संदेह का बीज बोया गया। क्या राजू उससे कुछ छिपा रहा था? सुदेश और नेहा का बेटा आरव अब 1 साल का हो चुका था। सुनीता उसे दिन रात गोद में रखती और मधु को उससे दूर रखती। मधु को लगता कि वह इस घर में एक मेहमान बनकर रह गई है। सुनीता ने मधु का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया और वहाँ एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ताकि तेरा साया नेहा और आरव पर ना पड़े। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे साफ कर दूं? राजू तो कहता ही रहता है। अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी फाइल दिखी। उसने फाइल खोली और उसमें जो कागज थे उन्हें पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह राजू और उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रजनन संबंधी समस्या मधु में नहीं बल्कि राजू में थी। मधु के हाथ कांपने लगे। उसने कागज को बार बार पढ़ा, लेकिन सच वही था। राजू ने उसे धोखा दिया था। उसने सच छिपाया और सारा दोष मधु पर डाल दिया। मधु का गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें, लेकिन एक बात उसके मन में साफ थी, वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने फाइल को वापस रखा और घर से बाहर निकल गई। वो सीधे एक नई डॉक्टर के पास गई, जिसे उसकी दोस्त ने सुझाया था। डॉक्टर ने मधु की पूरी जांच की और कहा, मधु तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम माँ बन सकती हो, कोई कमी नहीं है। तुम में यह सुनकर मधु को जैसे नई ताकत मिली। वो मिठाई का डिब्बा लेकर घर लौटी। जब राजू और बाकी लोग सगाई से वापस आए तो मधु ने राजू को मिठाई दी। राजू, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। मधु शर्मा, वो मेडिकल रिपोर्ट, वो बोलते बोलते रुक गया। सुनीता ने बीच में टोका, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। मधु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बशब्द, आज मुझे चुभ नहीं रहा मम्मी जी, क्योंकि आज मुझे राजू की मेडिकल रिपोर्ट मिली। यह बचपन का ताना तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो राजू ने मेरे साथ किया। तू मुझ पर ताने मारती रही और राजू चुपचाप सुनता रहा। मैं सोचती थी कि वह मेरा साथ दे रहा है, लेकिन उसने मुझे सबसे पहले अकेला छोड़ा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मधु मुझे माफ कर दो, मुझसे हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सुनीता ने उसे चुप कराया। तू क्यों माफी मांग रहा है? इसके जैसे बहुत आएंगी। मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते लाऊंगी। मधु ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल मम्मी जी, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, लेकिन वो खुश नहीं होगा क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। सुनीता ने राजू की तरफ देखा और राजू ने सिर झुका लिया। सच्चाई उनके सामने थी। सुनीता ने बात पलटने की कोशिश की। मधु ठीक है, राजू से गलती हो गई। अब तू क्या बात पकड़कर बैठी है? बच्चा नहीं हो सकता तो गोद ले लेंगे। मधु ने हंसते हुए कहा, वाह मम्मी जी, जब बहू बाज थी तो दूसरी बहू लाने की बात थी, लेकिन बेटा पिता नहीं बन सकता तो गोद लेने की बात। मुझे यह धोखे का रिश्ता मंजूर नहीं। मधु ने अपना सामान बांधा और मायके चली गई। सुनीता जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधु का फैसला पक्का था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई आग जाग रही थी। मायके पहुंचकर उसने अपनी पुरानी दोस्त अनु से मुलाकात की। अनु, एक सफल टेक उद्यमी, ने मधु को गले लगाया और कहा, मधु तुम वही इंजीनियर हो जिसने कोड लिखकर सबको चौंकाया था। अब अपनी जिंदगी का कोड खुद लिखो। मधु ने अंजू की बात को दिल से लिया।
उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को फिर से जगाया और एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम रखा उड़ान। यह स्टार्टअप उन महिलाओं के लिए था जो सामाजिक दबावों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को छोड़ चुकी थी। मधु शर्मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो महिलाओं को कोडिंग, डाटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण देता था। उसका मिशन था हर महिला को अपनी ताकत पहचानने का मौका देना। 2 साल बाद मधु का स्टार्टअप देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसने सैकड़ों महिलाओं को नौकरियां दी और हजारों को प्रशिक्षित किया। एक दिन उसे गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय राव कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर मधु ने अपनी कहानी साझा की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वे आंसू थे जो उसने कभी सुनीता जी के तानों में बहाए थे। मैं एक ऐसी औरत थी जिसे बाज कहा गया। उसने कहा, मुझे बताया गया कि मैं अधूरी हूँ, कि मेरा कोई वजूद नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने सपनों को चुना। मैंने कोड लिखा, न सिर्फ कंप्यूटर के लिए बल्कि अपनी जिंदगी के लिए। मैं बाज नहीं थी, मैं बुलंदियों की तलाश में थी। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी कॉन्फ्रेंस में मंच के नियंक खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। उसने मधु को पत्र लिखकर माफी मांगी थी, लेकिन मधु ने जवाब नहीं दिया। वो अब उस अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी। सुनीता जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मधु ने उनके लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखी। उसने बस इतना कहा, मैंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। कॉन्फ्रेंस के बाद मधु ने एक नई पहल शुरू की, उड़ान कोडिंग कैंप, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को तकनीकी शिक्षा देता था। उसकी कहानी हर उस औरत के लिए एक मशाल बन गई जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। मधु अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थी, वो एक आंदोलन थी जो समाज की सोच को बदल रहा था। जैसे ही वह मंच से उतरी, एक युवा लड़की ने उससे कहा, मैम, आपकी वजह से मैंने कोडिंग सीखी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मधु ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम पहले से ही मेरे जैसी हो, बस अपनी उड़ान को कभी मत रोकना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।